हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अनुपम गुप्ता एजी योर सिल्वर सर। और बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स का एक सेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ गया हूँ। एक ऐसा चैप्टर जो कि हमारे पास जेईई के अंदर जो है पूछा जाता है। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं और यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन एज वेल एज आपके रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स के आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बच्चों यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, और प्रोटीन्स की जो है हम बेसिक बात करेंगे। बट ये चैप्टर आपके पास काफी सारी डिटेल्स वाला है, तो हम इसका एक सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें प्रोटीन्स का और डिटेल भी हम करेंगे और साथ में बच्चों फिर हम न्यूक्लिक एसिड्स की भी बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आज के लेक्चर में अगर देखा जाए तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करने में यही समझ लेते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि बच्चों हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर स्टडी है, ठीक है, ये इस स्टडी में अगर हम केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करें, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करें, तो इसको बायोकेमिस्ट्री हम यहां पर बोलेंगे। लिविंग सिस्टम्स आर मेड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स एंड लिपिड्स। तो हमारे पास यहां पर ये सारे के सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, लिपिड्स, ये हमें देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है एसेंशियली हम इस चैप्टर में करते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। इनके बिना हमारे पास काम जो है बच्चा नहीं चल सकता। और विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स जो हैं ये हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी इनकी कमी हो जाए तो भी हमारा काम तो चलता रहता है, बट कुछ ना कुछ बीमारी होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता, बिकॉज आप जानते हो बच्चों जो प्रोटीन होता है वो हमारी मसल्स बनाने के काम में आता है, एंजाइम्स बनाने के काम में आता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी का सोर्स का काम करते हैं, इनका बिना काम नहीं चल सकता। तो ये हमारे पास जैसे स्टार्च है बच्चों, स्टार्च हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स में देखने को मिलता है। और ये हम खाने में भी लेते हैं, आपको पता होगा, जैसे पोटैटोज है उसके अंदर स्टार्च हमारे पास रहता है। चलिए अब आते हैं बच्चों यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है कि काफी सारे जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, उनका जनरल फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CxH2OY। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे C6H12O6 होता है। अब यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं C6H2O6, इजंट इट? तो क्योंकि ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जा सकता था, इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट थे 100-150 साल पहले जब इस पे स्टडी कर रहे थे, तो उनको लगा कि यार ये जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैं एसेंशियली वो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब कार्बन पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो लगे हुए हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो है कार्बोहाइड्रेट उन्होंने बोल दिया। हालांकि ये जो है ट्रू पिक्चर नहीं है, ये ट्रू पिक्चर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसको जो है बच्चों हम आगे स्टडी करते हैं। और देखिए, जैसे अगर हमारे पास सुक्रोज का एग्जांपल हम लेके चलते हैं, C12H22O11, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास उस तरह का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है नहीं बन रहा है, जितना आसानी से हमने यहाँ पर CxH2OY जो है वो लिख दिया था, ठीक है। तो कहीं पर आपके पास ये फॉर्मूला फॉलो हो सकता है कहीं पर आपके पास ये फॉर्मूला ना भी हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते। तो देखो, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों काफी हद तक ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या आप समझते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? जिसके अंदर जो लाइट का रोटेशन है ना वो देखने को मिलता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपको याद हो तो वहां पर हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर जो है आरके जुड़ गया है, वेलकम। नंदेश्वर वेलकम, अच्छा लोग। तो अब देखें यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बच्चों। उसी के साथ ध्यान से देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं। क्या मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी? देखिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप बच्चों अपने पास होता है OH ग्रुप, ठीक है जी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे होंगे, सिंपल सा फंडा है। और देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चों हमें ये फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। और देखो OH जो है वो भी मिलता है। तो आपके पास यहां पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और ये जो डेफिनेशन है इसको देखो, हम कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस सच अदर कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस।
अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बच्चों जो हमारे पास सुक्रोस होता है, ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखूं, बस आपको ऐसे बोल दूं कि सुक्रोस जो केन शुगर होता है, जो हमारे घरों के अंदर प्रेजेंट होता है, व्हाइट शुगर है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सुक्रोस का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं H3O+, तो देखिए आपके पास यहां पर ग्लूकोज बच्चों क्रिएट होता है, साथ में आपके पास क्या क्रिएट होता है, फ्रक्टोज क्रिएट होता है। अब देखिए सुक्रोज अपने आप में कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है और फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस के ऊपर आपको दूसरे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल मिल जाएं। समझ में आ रही है बात? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस पे दूसरे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हमें मिल जाएं। तो ये बच्चों आपके पास जो है ना पूरी की पूरी डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की निकल के आती है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, जिनमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप भी मिल सकता है, और हो सकता है कि इनके हाइड्रोलिसिस पे आपको दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के मिल जाएं। हालांकि ये चीज देखो, अब मैं बोलूं क्या मेरे पास ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस पे भी कुछ मिलेगा क्या, तो नहीं जी, ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस पे मुझे कुछ नहीं मिलता, फ्रक्टोज के हाइड्रोलिसिस पे कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी अलग अलग तरह की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हमें शो कर सकते हैं। तो इसी चीज का स्टडी बच्चों हम आज यहां पर करने वाले हैं। क्या आप सब लोग अब इसके लिए रेडी हैं? देखिए ध्यान से जो है सुनते रहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों हम यहां पर सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं, विच इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स शुगर, ठीक है, चीनी। सो कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटोज, ठीक है, पोटैटो, मेज, मिल्क, पॉपकॉर्न, ब्रेड एटसेट्रा। तो आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आपके नॉर्मल रूटीन जो फूड होता है उसमें कितना ज्यादा आपको देखने को मिलता है, इजंट इट? यस। फिर अब देखो ये जो सैकराइड वर्ड हमने यूज करा, इसका मतलब हमने क्या बोला था कि सैकराइड बच्चों हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, राइबोज भी होता है, माल्टोज भी होता है, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इन कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अलग अलग तरह के आपके मॉलिक्यूल मिल रहे हैं उनको हमें यहां पर क्लासिफाई करने की जरूरत आ जाती है कि यार हम जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज को एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्या बेसिस है बच्चों इन क्लासिफिकेशन का? जैसे क्लासिफिकेशन आप समझते हो ना, एक तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है कि अब देखो जहां पर भी बच्चों आपके पास CHO ग्रुप अवेलेबल है, उस मॉलिक्यूल को आप क्या क्लासिफाई कर सकते हो, उस मॉलिक्यूल को आप एल्डिहाइड क्लासिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इजंट इट? यस, आप उसको बोल सकते हो कि यार ये तो मेरे पास एल्डिहाइड है। उसी तरीके से जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स को हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। अभी सर क्या रीजन है किसी को मोनोसैकेराइड बोलने का? तो वो रीजन ये है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होने पर ब्रेक डाउन नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिखाया कि सुक्रोस जो हमारे पास व्हाइट शुगर होती है उसका हाइड्रोलिसिस करें तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पर ग्लूकोज इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज बना रहेगा, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्या रीजन है कि सुक्रोज ब्रेक डाउन हो रहा है पर ग्लूकोज नहीं हो रहा है? तो बेटा अभी हम जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो हमें वहां पर क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है और ग्लूकोज क्यों नहीं हो रहा है। तो आप देखो राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये ऐसे मॉलिक्यूल है बच्चों जो हमारे पास ब्रेक डाउन नहीं होते हैं हाइड्रोलाइज करने पर। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है जी? यस, महादेव भी जो है यहां पर जुड़ गया है। आई होप सबको क्लैरिटी आ रही हो क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स बच्चों हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड क्रिएट करें, 2 से 10 मोनोसैकेराइड क्रिएट करें। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुक्रोज का एग्जांपल दिया तो आप देखिए बच्चों सुक्रोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। अभी जो स्ट्रक्चर है ना इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें बच्चों आपको ये वाला बॉन्ड दिखेगा, ध्यान से देखो COC,
ठीक है, COC बॉन्ड ये आपको दिखेगा। आपको याद है बच्चों कि ऐसा बॉन्ड जो है अगर मेरे को एक नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में बोलना हो तो उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, COC टाइप का जो आपके पास अगर बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे, ईथर बॉन्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। याद है कि नहीं, अल्कोहल ईथर फिनॉल में हमने पढ़ा है कि यार ऐसे तो हमें ईथर में देखने को मिलता है। और आपको पता है ना ईथर की बच्चों प्रॉपर्टी क्या होती है, ईथर की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है COH, है ना, और COH के अंदर अल्कोहल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देखिए सुक्रोज के अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है COC बॉन्ड वाला। देखिए यही रीजन होता है कि हमारे पास सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज होकर ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइड्रोलाइज होने का मतलब ही है ना ब्रेक डाउन होता है, मतलब समझ में आ रहा ना, हाइड्रो एंड लाइस। हाइड्रो मतलब पानी, लाइस मतलब ब्रेक डाउन होना, हाइड्रोलाइस मतलब पानी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। तो अब देखिए सुक्रोज हमारे पास ब्रेक डाउन होता है कहां पर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब इसको देखो मैं आपको यहां पर प्ले करता हूं तो आपको क्या देखेगा कि देखिए ये हमारे पास सुक्रोज है और इससे हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और फ्रक्टोज बन रहा है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों कि जो हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उनके स्ट्रक्चर में आपको ईथर लिंकेज नहीं दिखेगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं माल्टोस, माल्टोस में भी बच्चों आपको दिख रहा है ये वाली चीज, माल्टोस में भी आपको दिख रहा है COC। आपको ये क्लियर है कि यार ये अगर बॉन्ड है इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर जो है एल्कोहलिक ग्रुप मिल जाएंगे। तो यही बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि जब हम यहाँ पर माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाते हैं। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में आपको क्या नहीं दिखेगा, आपको COC जो है इस तरह का ईथर लिंकेज जो है वो नहीं दिखता, है ना। यहां पर देखो, यहां पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर ये COC लिंकेज है तो ये ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, पर अगर ये ब्रेक डाउन होगा भी तो ये एक ही मॉलिक्यूल रहेगा। हालांकि ये ईथर लिंकेज नहीं है, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है कि देखिए एक ही कार्बन पे अगर अपने पास OH भी होता है और ऐसे O भी होता है तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हेमी एसिटल बोलते हैं। OR ग्रुप भी होता है। तो ये सब अपनी थोड़ी पास नॉलेज अपने को पता होनी चाहिए, तो अपने को ज्यादा आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। सो अब हमारे पास क्या निकला कि देखिए सुक्रोज और माल्टोज को हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज होने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ग्लूकोज या फ्रक्टोज को हम मोनोसैकेराइड बोलेंगे, बिकॉज वो हाइड्रोलाइज होने पर हमारे ब्रेक डाउन नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है बच्चों पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास कैसे मॉलिक्यूल होते हैं कि यार ये जो हाइड्रोलाइज होंगे ना तो ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, 200, 300, 800, 1000 इस तरह का बड़ा नंबर जो है वो आप लेके चलोगे और वो कुछ फिक्स नहीं होता। तो आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करो या सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस करो तो बहुत सारे हजारों आपके क्या है, मोनोसैकेराइड्स क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को पॉलीसैकेराइड जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। और ये जो हमारे पास कंपाउंड्स है ना बच्चों, ये स्वीट नहीं होते। जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये स्वीट नहीं होते। आपको ओलिगोसैकेराइड स्वीट मिल सकते हैं, मोनोसैकेराइड स्वीट मिल सकते हैं, मतलब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको स्वीटनेस आएगी। स्टार्च और सेल्यूलोज को टेस्ट करोगे तो स्वीटनेस नहीं आती है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, फिर देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप। अब ये तो बहुत ही आसान है समझना कि जहां पर आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो अलग होगा, जहां पर आपके पास कीटोन ग्रुप होगा वो अलग होगा मॉलिक्यूल। तो देखिए जिस मोनोसैकेराइड में आपके पास एल्डिहाइडोस को एल्डोस बोला जाता है, ध्यान से देखो ये एंड में OSC लगा हुआ है ना, तो आप ये देखोगे कि जो अपने कार्बोहाइड्रेट के नाम है बच्चों उनके अंदर जनरली OSC यूज हो जाता है। जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, OSC। तो जहां पर आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट्स के नाम आते हैं वहां पर OSC जो है वो एंड में हम सफिक्स की तरह यूज कर लेते हैं। तो देखो एल्डोस एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट, कीटोस कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट। ये फंडा बच्चों अपने को यहां पर समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, फिर अपने पास क्या आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो अब देखो जो कार्बन एटम्स हैं उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन रहता है। 3 कार्बन एटम का अगर अपने पास यहां पर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम क्या जनरल टर्म देंगे, ट्रायोस। ठीक है, 3 ओस, ट्रायोस, 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। और अगर यहां पर एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो यहां पर एल्डोट्रायोस और यहां पर कीटोट्रायोस ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर 4, 5, 6 तो इसी तरीके से टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस अपने पास हो जाता है।
एल्डिहाइडिक और कीटोन की बात करें तो यहाँ पर एल्डोटेट्रोस, ठीक है, एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेप्टोस, इस तरीके से अपने पास यहाँ पर जो है ये आ जाएगा। फंडा समझ में आ रहा है जी? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बबल्स कनेक्ट करके हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं। अगर हम देखें तो ग्लूकोज के अंदर बच्चों हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा था, तो ये दिख रहा था अपने को बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड, तो ये अपने पास आंसर जो है हो जाना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, है ना। ये देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी अपने को याद होना चाहिए, ये जरूरी होता है। कैसे इसको याद रखते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे ऊपर जो होता है ना, यहाँ पर CHO होता है, सबसे ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इसके नीचे आप 5 कार्बन ऐसे बनाइए, 5 कार्बन जो है ऐसे बनाइए। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहां पर इन कार्बन पे जो OH और H हैं उनको सही डायरेक्शन में बनाइए, बिकॉज ये जो बच्चों हम क्रिएट कर रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और फिशर प्रोजेक्शन में कोई चीज हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे बना रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट पे बना रहे हैं कि लेफ्ट में बना रहे हैं, इससे उस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होती है, R है कि S है। इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना कि यहां पर जो अपने पास ग्लूकोज होता है उसमें सबसे ऊपर तो CHO है, सबसे नीचे CH2OH है। अबे बीच वाले जो अपने पास 4 कार्बन हैं, ठीक है जी, बीच वाले जो हमारे पास 4 कार्बन हैं वो एसेंशियली क्या है, वहां पर आपके पास ये जो कार्बन है बच्चों, इसमें राइट हैंड साइड पे OH आता है, इसको मैं ऐसे R करके लिख रहा हूं, इसका मतलब राइट। फिर अपने पास यहां पर आता है लेफ्ट, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर L लिख देता हूँ। फिर अपने पास यहाँ पर चौथा कार्बन है, देखो नंबरिंग में ऐसे करना है 1 2 3 4 5 और 6। 4 पे बच्चों अपने पास क्या आता है, यहाँ पर राइट में OH आता है, तो बच्चों अपने पास यहाँ पर राइट। फिर 5th पे क्या आता है, वापस राइट पे OH आता है। तो आप देखो राइट लेफ्ट राइट राइट, ये आपको याद रखना है। राइट लेफ्ट राइट राइट, ये आपको बताएगा कि OH की पोजीशन आपके पास नॉर्मल ग्लूकोज के अंदर कहाँ होती है। और ये जो ग्लूकोज है ना, इसको भी बच्चों यहाँ पर स्पेसिफिकली, बहुत स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो इसको कैपिटल D ग्लूकोज बोला जाएगा। अब ये कैपिटल D का मतलब क्या होता है, ये हम आगे देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा इसका मतलब होता है कि जो अपने पास लास्ट कायरल कार्बन है ना, ध्यान से देखो, लास्ट कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो जो अपने पास लास्ट कायरल कार्बन है, ठीक है, उसमें जो OH लगा हुआ है वो आपको फिशर प्रोजेक्शन में किस साइड पे दिख रहा है, तो देखो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ना, तो राइट हैंड साइड वाला होता है कैपिटल D। और अगर यही OH किसी मॉलिक्यूल में लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल L। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, माल्टोस हाइड्रोलिसिस पे अपने पास किसके 2 मॉलिक्यूल रिलीज करता है। देखो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, छोटे छोटे आपके पास ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि माल्टोस हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बनाता है। चलिए अब आते हैं बच्चों ग्लूकोज की और ज्यादा स्टडी के ऊपर। तो देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना बता दिया। अब आप ये याद रखिए कि ग्लूकोज जैसे कहाँ मिलता है, तो आप देखो ग्लूकोज एक्चुअली बच्चों एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें इन बायो मॉलिक्यूल्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ऑलमोस्ट सब जगह जो भी अपने पास मेजर बॉडी के अंदर यूज आने वाले जो अपने पॉलीसैकेराइड्स है ना, वहां पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हो बच्चों की जो सेल्यूलोस है वो प्लांट्स के अंदर जो उसकी वुड होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है वहां पर होता है। आपने बचपन में अपने 10th क्लास के अंदर बायोलॉजी के अंदर ये पढ़ा होगा कि जो सेल्यूलोस है वो अपने क्या होता है, प्लांट्स के सेल वॉल्स के अंदर होता है। तो सभी प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, सेल्यूलोस देखने को मिलता है। सेल्यूलोस किससे बना होता है, ग्लूकोज से। फिर जो अपने पास प्लांट्स होते हैं उसी के अंदर जो उनका स्टोरेज होता है ना, खाने का स्टोरेज, वो स्टार्च में होता है। तो स्टार्च भी किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। और जैसे आप ये कपड़े देख रहे हो बच्चों, कॉटन के कपड़े किससे बने होते हैं, ये भी आपके पास सेल्यूलोस जो होता है ना, उसी से बने होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो अपने प्लांट्स में बहुत जगह देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अपने पास ये जो फ्रूट्स होते हैं उसमें जो स्वीटनेस आती है वहां पर भी ग्लूकोज होता है। हनी होता है, ग्रेप्स होते हैं, इनमें क्या होता है, आपको ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। उसी से अपने पास क्या आता है, जो मीठा मीठा टेस्ट है वो आता है। ठीक है जी,
तो इसलिए ग्लूकोज जो होता है ना अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि यार इस पूरे चैप्टर में ना ग्लूकोज की ही मेजर स्टडी जो है वो करी गई है कार्बोहाइड्रेट सेक्शन में। कार्बोहाइड्रेट सेक्शन में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में मेनली हम ग्लूकोज को स्टडी करें, थोड़ा बहुत फ्रक्टोज को कर लेंगे, ठीक है, और फिर ग्लूकोज से बनने वाले डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज को स्टडी करेंगे, ग्लूकोज से बनने वाले डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स, इनको स्टडी करते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले हम ग्लूकोज की कुछ बच्चों रिएक्शंस की बात करते हैं कि ग्लूकोज प्रिपेयर कैसे होता है। तो मैंने आपको एक फंडा तो बता दिया कि सुक्रोज का अगर आप यहां पर हाइड्रोलिसिस कर दो, कहां पर, एसिडिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। नेक्स्ट, स्टार्च जो होता है, स्टार्च का बच्चों अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पे भी ग्लूकोज बनता है। ठीक है जी। फिर आता है बच्चों हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखिए ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे अपने पास, इसको जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिशर प्रोजेक्शन में समझाया था ना, इस तरह का स्ट्रक्चर भी अपने पास होता है, या फिर ग्लूकोज का इस तरह का बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर भी जो है वो भी होता है। और इनफैक्ट अगर हम नेचुरल फॉर्म में देखें ना तो ग्लूकोज का ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास होता है। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास रहता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको अपने को बनाना भी आना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर तो बता दिया कैसे आपको बनाना है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। ठीक है, इसको अगर मैं बोल रहा हूं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, इसको अगर मैं बोल रहा हूं बच्चों कि ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहां पर हॉवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब हॉवर्थ प्रोजेक्शन में ग्लूकोज को साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनाना होता है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए ग्लूकोज जो होता है बच्चों हमारे पास, उसका फॉर्मूला तो C6H12 होता है, और ध्यान रखना फ्रक्टोज का भी सेम ही फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब ग्लूकोज का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, तो ग्लूकोज का बच्चों स्ट्रक्चर निकालने के लिए काफी साइंटिस्ट को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है उसको समझने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट ने काफी सारी मेहनत करी थी, और उन्होंने बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस करी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। तो उसमें से जो कुछ अपने पास रिएक्शंस हैं वो कोर्स में हैं, ऐसे रिएक्शंस जिससे अपने को समझ में आता है कि यार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको दिखाया ना ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे साइंटिस्ट ने निकाला, कौन सी रिएक्शन करके समझ में आया, और उसी तरीके से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट को कैसे पता लगा, ये भी अपने पास कोर्स के अंदर आता है। ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला रिएक्शन ये है बच्चों अपने पास कि ग्लूकोज का अगर आप मॉलिक्यूल लेते हो और उसको HI के साथ हीट करते हो तो क्या होता है, ये HI यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, बहुत ही बढ़िया। और ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सारे ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देता है, सारे ऑक्सीजन को यहां से हटा देता है, और आप देखिए यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन जो है वही अपने पास बचते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से जिसमें साइंटिस्ट ने क्या करा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेके उसको HI के साथ हीट करके रिड्यूस कराया, उसमें उनको क्या मिला कि जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो N-हेक्सेन है, N-हेक्सेन है। तो इससे साइंटिस्ट को समझ में आया कि देखो ग्लूकोज में ऐसे 6 कार्बन ना एक स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड होंगे, है ना। जो अपने पास ये वाला एक्सपेरिमेंट है, इससे साइंटिस्ट को समझ में आया कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट चेन में लगे होने चाहिए। तो इस तरह के जो डिडक्शंस है ना बच्चों, वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रिएक्शन से ये पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर जो अपने पास 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, तो वो इस तरह की रिएक्शन से पता लगा। फंडा समझ में आ रहा है कि बच्चों हम ये रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हैं और इसका हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो सभी आ जाता है, ठीक है, आपको सभी पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, मैथ्स, सब कुछ इंक्लूड करके केमिस्ट्री आता है। ये केमिस्ट्री क्या है, इट्स अ स्टडी ऑफ रियल वर्ल्ड मॉलिक्यूल्स, है ना। रियल वर्ल्ड आपके पास जो भी है वो आप केमिस्ट्री में सब कुछ स्टडी करते हो। तो केमिस्ट्री में इसलिए सब कुछ सारा का सारा आपके पास सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं कि भाई रियल वर्ल्ड में तो मतलब सभी कुछ यूज आता है ना। चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास ये कैसे पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है? साइंटिस्ट ने कौन से वाले ऐसे जो अपनी रिएक्शन से उससे ये पता लगाया? तो उसकी कौन कौन सी रिएक्शन है? उसकी दो रिएक्शन है अपने पास, एक तो है हाइड्रोक्साइल अमीन वाली रिएक्शन और एक है अपने पास साइनाइड वाली रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है, हम कहाँ पर पढ़ चुके हैं बच्चों? एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि देखिए अगर कहीं पर भी आपके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है तो क्या होता है? तो आपके पास ऐसे कंपाउंड को जब हाइड्रोक्साइल अमीन से रिएक्ट कराया जाता है तो ऑक्साइन नाम का कंपाउंड क्रिएट होता है। ये हमें पता लगता है भाई, है ना, ये एक जनरल फैक्ट है कि कहाँ जहां पर भी C डबल बॉन्ड होगा, एल्डिहाइड या कीटोन होगा, तो हमारे पास ये जो है क्रिएट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास क्या होता है? फिर अगर मैं साइनोहाइड्रिन की बात करूं तो ये देखने को मिलता है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, वहां पर अगर HCN को डाला जाए, ठीक है, वहां पर अगर HCN को डाला जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है? वहां पर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अपने पास दो इस तरह की रिएक्शंस हैं, इससे बच्चों अपने को ये डिडक्शन निकलता है कि भाई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। फंडा समझ में आ गया कि इन रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस समझना जो है जरूरी है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि बच्चों ये कैसे पता लगा कि एल्डिहाइड या कीटोन में से एल्डिहाइड ही है ग्लूकोज और कीटोन नहीं है? ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है? तो अपने पास ये रिएक्शन आती है ब्रोमीन वाली, कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब क्या किया गया, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रखा गया, तो वहां देखा गया कि एक एसिड प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? एक एसिड प्रोड्यूस हुआ। तो ये एसिड कब बन सकता था? ये एसिड तभी बन सकता था जब ग्लूकोज के अंदर क्या हो? एल्डिहाइड हो। बिकॉज ये एल्डिहाइड वाला जो अपने पास कार्बन है, यही ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, फंडा समझ में आ रहा है, डिडक्शन समझ में आ रहा है कि इन रिएक्शन से क्या अपने को जो है यहाँ पर समझ में आना चाहिए, क्या डिडक्शन समझ में आना चाहिए, जो कि पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने निकाले थे। तो ये जो अपने पास मॉलिक्यूल बना है बच्चों, ये जो अपने पास मॉलिक्यूल बना है ना, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अपने पास ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है जी, फंडा समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास क्या है यहाँ पर? फिर अपने पास है कि यार 5 OH ग्रुप जो हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं, ये कैसे पता लगा? इसको पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर एसिटाइलेशन जब करा ग्लूकोज का, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ 5 जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे। बिकॉज होता क्या है, एक OH ग्रुप एक एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड अगर हमारे रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल, तो इसका मतलब उसी रेशो में आपके OH जो है वो भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास जो OH ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, उनकी रिएक्शन होती है कि वो एनहाइड्राइड के साथ इस तरह का एसिटाइलेशन करते हैं। अब देखिए ये सारी की सारी रिएक्शन बच्चों आपने पढ़ी हुई हैं, मतलब जैसे बस यहाँ पर अगर मैं ब्रोमीन वाटर का देखूं तो ब्रोमीन वाटर का आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। अदरवाइज एक एल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करता है ये हमें पता है। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये तो हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था, जब हमने एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा था बच्चों तब भी इस रिएक्शन को पढ़ा था। जो पीछे रिएक्शंस थी वो भी बच्चों हमने पहले पढ़ी हुई हैं, दूसरे अपने जो चैप्टर हैं उसमें पढ़ी हुई हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है कि सारी नई नई रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें दूसरे चैप्टर से ऑलरेडी पता होनी चाहिए। बट चलो अगर नहीं भी पता है तो कम से कम यहाँ तो याद कर लो, क्योंकि यहाँ तो याद करना, रीजनिंग के साथ याद करना वो ज़रूरी होता है। आगे बच्चों हमारे पास ये कैसे पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, कि अपने पास इस कार्बन पे OH है, लास्ट एक 1 डिग्री कार्बन पे OH है, ये कैसे पता लगा? तो इसको पता लगाने के लिए कौन सी रिएक्शन काम में आई? वो ये आई कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं ना, नाइट्रिक एसिड, तो ग्लूकोज का अगर नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, 2-2 COH वहां पर अपने हो जाते हैं, 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने यहाँ पर जो है बन जाते हैं। तो ये कब हो सकता है? तभी हो सकता था जब अपने पास ऐसे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो और दूसरा अपने पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट हो, तभी अपने पास ये रिएक्शन जो है वो हो सकती थी।
तो इस रिएक्शन से साइंटिस्ट को समझ में आया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक तो अपने पास यहां पर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितनी सारी हमने रिएक्शन पढ़ी। हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी जिससे साइंटिस्ट को समझ में आया कि कार्बन की स्ट्रेट चेन होनी चाहिए ग्लूकोज में। फिर हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी जिससे उनको समझ में आया कि देखो C डबल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए ग्लूकोज में। फिर हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी जिससे साइंटिस्ट को समझ में आया कि यार ये एल्डिहाइड ग्रुप ही होना चाहिए। फिर हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी जिससे अपने को समझ में आया कि जो ग्लूकोज है उसमें क्या होना चाहिए, एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने इन रिएक्शंस की रीजनिंग अपने को समझ में आनी चाहिए बच्चों कि ये रिएक्शंस हमारे कोर्स में क्यों हैं, बिकॉज ये वो रिएक्शंस हैं जो साइंटिस्ट ने पुराने जमाने में करी थी जिससे उनको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आया। तो काफी सारे साइंटिस्ट ने काफी सारी मेहनत करी है, इसलिए आपसे भी थोड़ी मेहनत एक्सपेक्ट करते हैं। आपके जो NTA है, आपका जो NCERT की बुक है, इसलिए उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं कि यार पुराने ज़माने में इतनी मेहनत करी है तो आप भी थोड़ा सा इनको याद करने में मेहनत कर लीजिए और आप देखिए कि इनको एज इट इज़ एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। फिर देखिए फाइनली हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि जो ग्लूकोज है उसमें ग्रुप्स कौन कौन से हैं, कि अपने पास एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। फिर नेक्स्ट बात ये आती है कि जो मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाई ना ग्लूकोज की, वो किसने निकाली, तो उसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम करा और स्पेशली फिशर का नाम जो है यहाँ पर हमें याद रखना होता है कि फिशर जो थे ना उन्होंने स्पेशल वर्क करा था। उनको एक्चुअली क्या है, रॉयल सोसाइटी जो थी, मतलब आपके यूके में थी पहले पुराने ज़माने में लंदन में, तो रॉयल सोसाइटी की तरफ से एक काम मिला था कि आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है उसको फाइनल करके बताइए कि क्या होता है। तो उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत करी थी और फाइनली फिशर ने ये स्ट्रक्चर दिया था जिसमें उन्होंने हर एक कार्बन की क्या बताई थी, स्टीरियो केमिस्ट्री भी बताई थी कि वो R है कि S है, और ये आप खुद से जो है निकालना आपको आना चाहिए। तो ओवरऑल अब बच्चों हमारे पास सब कुछ मिला के क्या समझ में आया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड होता है, 5 OH होते हैं, 4 कार्बन होते हैं जो कि क्या होते हैं, कायरल होते हैं। क्या होते हैं, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल। कायरल कार्बन कौन से होते हैं, जिनमें एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी बातें बच्चों हमें रिएक्शन से समझ में आती हैं। ये रिएक्शंस अपने को याद रखनी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे आराम से याद हो जाएगा। पर अब देखिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जब ये सारी की सारी चीजें निकाली और फिशर ने जो है अपना इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दिया, ठीक है, कि आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो कुछ ऐसी रिएक्शंस भी सामने आई जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। कि ये तो समझ में आया कि शायद एल्डिहाइड ग्रुप तो है, 5 OH ग्रुप तो हैं, 6 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में हैं। अभी कुछ ऐसी रिएक्शन भी निकल के आई जो कि यहां पर इन फैक्ट्स को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। तो वो कौन सी रिएक्शन थी और फिर उससे क्या समझ में आया, ये अपने को कोर्स में समझना पड़ता है। समझ लो ना, थोड़ी कहानी सी है, इस कहानी को समझना जरूरी है। तो बच्चों हमारे पास ऐसी रिएक्शन जैसे कि शिफ्स टेस्ट। अब आपको याद है बच्चों शिफ्स टेस्ट कहां पर यूज होता है, एल्डिहाइड का टेस्ट है कि ग्लूकोज जो है हमें कहीं तो पता लग रहा है कि उसमें एल्डिहाइडिक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बट अगर मैं शिफ्स टेस्ट कराता हूं तो वो शिफ्स टेस्ट नहीं देता। तो शिफ्स टेस्ट के टाइम पे ऐसा क्या हुआ उसके एल्डिहाइडिक ग्रुप को कि यार वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। फिर दूसरा बायसल्फाइड टेस्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बच्चों हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था कि एल्डिहाइड के साथ जो बायसल्फाइड्स हैं वो आपके क्या दे देते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स दे देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट दे देते हैं। तो ग्लूकोज ये भी नहीं देता। तो ऐसा क्या हो गया कि यार इन दोनों के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर एक और चीज देखी कि यार ग्लूकोज का जब हमने देखा था ना कि बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसिटेट बना था, तो फिर उसमें क्या देखा गया कि यार ये जो पेंटा एसिटेट है ना ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्साइल अमीन से। अब यार अगर हमारे पास पेंटा एसिटेट जो अपने मॉलिक्यूल हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, आइडियली वहां पर क्या होना चाहिए, अगर उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, देखो अगर उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है, ये वाला है, तो इस स्ट्रक्चर में जहां पर आपके 5 ऐसे एसिटाइल ग्रुप हैं उसमें CHO ग्रुप तो फ्री है ना, ये तो रिएक्ट कर जाना चाहिए हाइड्रोक्साइल अमीन से, पर ये नहीं करता है।
तो फिर साइंटिस्ट को जो है सोचना पड़ा कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ रिएक्शन में हमको अलग चीजें मिल रही हैं, कुछ रिएक्शंस में अलग तरह के डिडक्शंस मिल रहे हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा और दिमाग लगाया और उनको क्या समझ में आया कि देखिए ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर बना है ना, ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। ग्लूकोज ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, बट ग्लूकोज जो है इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ साथ एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उनको यह भी समझ में आया कि अगर मैं ग्लूकोज को पानी में डालता हूं ना, ग्लूकोज को अगर मैं पानी में डालता हूं तो होता क्या है कि ग्लूकोज के एक्वा सोल्यूशन में आपके पास लेस देन 1% जो होता है बच्चों, वो ओपन स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ग्लूकोज के सोल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट में होता है। और ज्यादातर स्ट्रक्चर अपने पास क्या होता है, ज्यादातर अपने पास स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज्ड चेन के अंदर होता है। क्या होता है? क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होता है। ये फंडा जो है साइंटिस्ट को धीरे धीरे समझ में आया अलग अलग रिएक्शन से। अब आते हैं बच्चों हमारे पास कि ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं ग्लूकोज का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, फिर वहां आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से अपने पास ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है। तो अपने पास ये जो है ग्लूकोज का बच्चों नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको इसको बनाना भी सिखाया था, आपको ये बनाना याद होना चाहिए। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे थे बच्चों अपना चैप्टर, कौन सा वाला? एल्डिहाइड वाला चैप्टर। तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि एल्डिहाइड्स को अगर रिएक्ट कराया जाए एल्कोहल से, एल्डिहाइड्स को अगर रिएक्ट कराया जाए एल्कोहल से, तो उस रिएक्शन में एल्कोहल का ऑक्सीजन एल्डिहाइड के कार्बन पे जाके एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। और उसी से बच्चों क्या क्रिएट होते हैं? हमारे हेमी एसिटल्स क्रिएट होते हैं। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज आपको ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की पता होनी चाहिए कि एल्कोहल का मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या क्रिएट होता है? हेमी एसिटल क्रिएट होता है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और एल्कोहलिक ग्रुप भी हैं। तो वही आपस में रिएक्शन करके, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन करके बच्चों हेमी एसिटल क्रिएट कर देते हैं। और उस हेमी एसिटल को जब हम डिपिक्ट करते हैं अपने पेपर पे, तो इस तरीके से कुछ उसको बनाया जाता है कि देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था हमारा, ये जो ऑक्सीजन का अपने पास एटम था, ये वाला ऑक्सीजन का एटम, ये जाके इस कार्बन पे लग रहा है। तो देखो इस कार्बन का ऑक्सीजन का एटम इस कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है। ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 कार्बन आपके पास स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं। बट यहां पर ये जो कार्बन है इस पे देखिए ये आपके पास ऑक्सीजन भी है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देखिए COR है ना, ये प्रेजेंट है COR, ठीक है। इस बाकी की चेन को मैं R बोल रहा हूं। और देखिए इसी कार्बन पे मेरे पास OH भी लगा हुआ है, इसी कार्बन पे OH भी लगा हुआ है। कोई भी कार्बन जिस पे इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ऐसे कार्बन पे हम क्या बोलते हैं? देखिए ये दिस इज आर हेमी एसिटल, इसी को बोलते हैं बच्चों हम क्या? हेमी एसिटल, राइट। और ये जो हेमी एसिटल है ना, इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि इसके 2 फॉर्म अपने को देखने को मिलेंगे, इसके 2 फॉर्म देखने को मिलेंगे। अभी 2 फॉर्म क्यों बन रहे हैं इसको भी समझ लो, बिकॉज देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो कार्बन है ना जिस पे आपका ये अटैक हुआ है, देखो ये COH का अटैक हुआ है, ध्यान से देखो ये कार्बन बच्चों अपने पास sp2 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन पे जब भी इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होके क्या क्रिएट होता है? sp3 हाइब्रिड कार्बन क्रिएट होता है। तो ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बच्चों 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हमें वहां पर देखने को मिल सकती हैं, 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकती हैं। बिकॉज ये जो ऑक्सीजन जब इस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि sp2 है, तो sp2 कार्बन तो क्या होता है? प्लानर। तो उस पर जब अटैक होता है तो आपकी 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो सकती है। अगर जैसे अटैक ऊपर से हो तो एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो सकती है, अगर अटैक नीचे से हो तो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो सकती है। और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं?
स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से बच्चों ये जो कार्बन है ना, इस पे आप देखिए फिशर प्रोजेक्शन में एक बार तो हमने OH लेफ्ट पे दिखा दिया और एक बार हमने OH जो है वो राइट पे दिखा दिया। इस तरीके से ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के क्रिएट होते हैं जब ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाता है। कहां जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो अब ये जो अपने पास दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इनका भी हम कुछ नामकरण कर देते हैं, बिकॉज क्या इनको हम पहचानेंगे कैसे, है ना? इन दो स्ट्रक्चर को हम डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ उसका नाम तो दे देते ना। तो देखो इसका नाम कैसे देते हैं कि इस स्ट्रक्चर में जिसमें OH जो है ना वो आपके पास राइट हैंड साइड पे है, उसको बच्चों हम अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। और देखिए यहां पर D वाला जो अपने पास है वो किसके लिए यूज होता है? बिकॉज ये वाला जो ऑक्सीजन था वो राइट हैंड साइड पे था ना, तो अल्फा D ग्लूकोज ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास ये OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम बीटा नाम दे रहे हैं, दिस इज बीटा D ग्लूकोज। तो सर ये कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके डिफरेंस की वजह से यहां दो डिफरेंट नाम आपके बच्चों क्रिएट हो रहे हैं, अल्फा और बीटा। और इन दोनों को पता है क्या बोला जाता है? अब देखो जैसे होते हैं ना कि अगर मेरे पास कोई कार्बन है जिसपे है ना कोई कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन का अगर मैं वो लूं, मिरर इमेज लूं, तो उसको इनैंशियोमर बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहां पर आपके पास ये जो दो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं ना, तो देखो ये इन कार्बन की जो स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन है उसके डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, बाकी का मॉलिक्यूल तो एज इट इज है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर बहुत सारे कायरल कार्बन हो, ठीक है, बट आपके किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस हो रहा हो, और वो कौन सा वाला कार्बन है? वो आपके पास है हेमी एसिटल वाला कार्बन। तो जहां पर हेमी एसिटल वाले कार्बन के डिफरेंस की वजह से आपको इस तरीके से दो मॉलिक्यूल दिख रहे हो, इन दोनों को क्या बोला जाएगा कि ये एक पेयर है। किसका पेयर है? इस पेयर को क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा एनोमरिक फॉर्म। सो दीज टू आर पेयर ऑफ एनोमर्स। क्या बोला जाएगा बच्चों यहां पर? ये क्या है? पेयर ऑफ एनोमर्स। ये नाम आपको याद रखना है, दिस इज अ पेयर ऑफ एनोमर्स। ठीक है जी, फंडा क्लियर हो गया है ना? ये एनोमर्स क्या होते हैं? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम अगर डिपिक्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया किस तरीके से डिपिक्ट करेंगे, और बनता कैसे है मैंने आपको ये भी बताया है। ठीक है, अच्छा जब हम यहाँ पर बच्चों एनोमर्स की बात करते हैं उसके साथ साथ मैं आपको एक और टर्म जो है यहाँ पर बता देता हूँ, और वो होती है बच्चों हमारे पास क्या? एपिमर। ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास? एपिमर। अब एपिमर क्या होता है? तो देखो ये वाला जो कार्बन है ना, पर्टिकुलर हेमी एसिटल कार्बन, इस पे जब कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस आ रहा है और बाकी का मॉलिक्यूल सेम है, तो इसको तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये एनोमर का पेयर है। ठीक है, बट अब सपोज मैं आपको दो मॉलिक्यूल ऐसे दिखाता हूं, जैसे अपने पास ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये एल्डोस है, पर ये एल्डो टेट्रोस है। देखो एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखो, कायरल कार्बन पे अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है तो मॉलिक्यूल तो चेंज हो ही जाता है, मॉलिक्यूल तो चेंज हो ही जाता है। अब इन दोनों को क्या बोला जाएगा? ठीक है, इन दोनों को क्या बोला जाएगा? राइट, सो इन दोनों को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है बच्चों एपिमर। इन दोनों को क्या नाम दिया जाता है? एपिमर्स। तो जहां पर आपके पास मल्टीपल कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और किसी भी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस की वजह से दो आइसोमर क्रिएट हो रहे हो, उन दोनों आइसोमर को क्या नाम दिया जाता है? एपिमर। सो दीज टू, ये क्या है? ये एक पेयर है, पेयर ऑफ एपिमर्स। ठीक है, ये दो क्या हैं? पेयर ऑफ एनोमर्स। आगे बढ़ा जाए तो अब देखिए बच्चों यहां पर ये जो है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया।
तो ग्लूकोज का भी जो आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है ना, इसमें ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास टोटल मिला के 6 मेंबर यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। सो दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये 6 मेंबर्ड रिंग बच्चों आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो 6 मेंबर कैसे बोलेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन है और ये एक ऑक्सीजन है, ये इस रिंग का पार्ट है। ये CH2OH रिंग का पार्ट नहीं है, ये बाहर की साइड आपके रहेगा। और अब देखो यहां पर ये हेमी एसिटल फॉर्म हो रहा है ना, इससे साइंटिस्ट अपनी वो बात एक्सप्लेन कर पाए कि देखो ग्लूकोज अगर मेजॉरिटी साइक्लिक फॉर्म में रहता है तो यहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। तो आपकी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ होती हैं और स्पेशली बेसिक मीडियम में होती हैं, वो यहां पर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये हेमी एसिटल फॉर्म जो है आपका हो सकता है ये ओपन ना हो उस रिएक्शन में। हो सकता है कुछ ऐसे रिएजेंट हो बच्चों जो इस स्ट्रक्चर को ओपन करके एल्डिहाइडिक फॉर्म में ले आए। अब जैसे मैंने बोला ना ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा इस स्ट्रक्चर को ओपन करके एल्डिहाइड में ले जाएगा, फिर इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। बट हमारे पास बायसल्फाइट है, शिफ्स टेस्ट है, उसके रिएजेंट इस स्ट्रक्चर को ओपन नहीं कर पाते, इसलिए इससे रिएक्शन नहीं कर पाते। ये फंडे अपने को यहां पर समझ में आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है बच्चों ग्लूकोज का, उसको ऐसे हॉवर्थ प्रोजेक्शन में भी लिखा जाता है। अब ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाई जाती है इसको मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ये प्रोजेक्शन कैसे बनाई जाती है, इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए आप क्या करिए, आप पहले फिशर प्रोजेक्शन जो है ना उसको बनाइए। देखिए ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, इसमें सपोज मैं एक ऐसा एनोमर लेके चल रहा हूं, ठीक है, जहां पर आपके पास ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, इसने फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैक करके कुछ ऐसे बना रखा है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, इस पे सपोज मैं OH ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहा हूं और यहां पर H ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एनोमर। अगर इस कार्बन का OH राइट हैंड साइड पे होता तो मेरे पास दूसरा एनोमर होता, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो कार्बन है उस पे तो क्या रहना है, बाकी के जो कार्बन है उस पे तो मेरे पास कुछ ऐसा रहना है, वो तो वैसे भी अपने पास चेंज नहीं होता। अब आप बच्चों क्या करिए, ये जो फिशर प्रोजेक्शन आपने याद कर रखा है, इससे अगर आपको हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनानी है तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। आप क्या करिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे इमेजिन करिए कि आपने यहां पर 90 डिग्री टिल्ट कर दिया है। 90 डिग्री टिल्ट, 90 डिग्री टिल्ट का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको 90 डिग्री टिल्ट करना, ऐसे कर देना, ठीक है। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपने स्ट्रक्चर को ऐसे 90 डिग्री टिल्ट करा है और आपने यहां पर क्या करा है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको यहां पर बना दिया है और बाकी का आपने यहां पर 5 कार्बन साइक्लोहेक्सेन की तरह बना दिए। अब जो पहला कार्बन है यहां पर, ये जो पहला कार्बन वो अपना यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या क्या होगा, इसको जब आप 90 डिग्री टिल्ट करेंगे ना, तो देखो जैसे मेरे पास ये चीज ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे मेरे पास OH। अब इसको मैंने 90 डिग्री टिल्ट करा तो क्या होगा, जैसे वर्टिकल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला OH क्या आ जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। ये वाला OH जो है वो ऑलरेडी ऐसा है, तो 90 डिग्री टिल्ट होके नीचे चला जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वाला OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे है, ये 90 डिग्री टिल्ट होके ऊपर की साइड आ जाएगा। सबको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं। ये OH क्या नीचे की साइड चला जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या था बच्चों, बीटा वाला था। ये वाला जो था मेरे पास, ये बीटा ग्लूकोज था। बीटा ग्लूकोज का ये वाला जो फर्स्ट कार्बन वाला OH है वो आपको कहाँ दिख रहा है, वो आपको यहाँ दिख रहा है, ऊपर की साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये वाला OH जो कि सेकंड कार्बन पर था, ये आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर नीचे की साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ट्रिक समझ में आ रही है ना, कि ये स्ट्रक्चर को मैंने 90 डिग्री टिल्ट करा तो ये वाला OH जो कि ऐसे था वो ऊपर की साइड चला गया, ये राइट हैंड साइड वाला OH जो था वो नीचे की साइड चला गया। तो ये फंडा अपने पास लगाने के ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपना क्रिएट हो जाता है।
और देखो आपको जो 6th कार्बन है CH2H वो तो ऊपर की साइड डालना होता है आपको, ठीक है, ये आपको ऊपर की साइड इस तरीके से डालना होता है। तो आपका होवर्थ प्रोजेक्शन आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते अपना रट जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। 2 मिनट इसको देखिए, फिर हम इसको जो है फर्दर और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चा लोग, तो आपको जो है बेसिक आइडिया समझ में आ गया क्या करना था इसमें। अब देखिए यहां पर अल्फा फॉर्म जो होता है ना और बीटा फॉर्म जो अगर हम होवर्थ प्रोजेक्शन में लिखते हैं तो उसमें कहाँ डिफरेंस है, बस उसमें इस OH की पोजीशन में डिफरेंस है। अल्फा फॉर्म में फर्स्ट कार्बन का OH नीचे की साइड होता है, बीटा में OH ऊपर की साइड होता है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस बच्चों जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है पायरान, पायरान होता है कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो पायरान मॉलिक्यूल जैसा होता है ना, ऐसे ये होता है लीनियर, ऐसे नॉट लीनियर, प्लानर, जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो जैसा पायरान हमें दिखता है वैसा ही कुछ हमें ये दिखता है, ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज का ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम जो है वो सिर्फ ग्लूकोज ना बोल के ग्लूकोपायरानोस रख दिया गया है, ताकि हम ये बता सके कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अगर ग्लूकोज के, ग्लूकोज दोनों स्ट्रक्चर में मिलता है, ओपन चेन में मिलता है, साइक्लिक में मिलता है। अभी हम अगर ये बोल रहे हैं कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करनी है तो हम पता है क्या नाम बोलेंगे, हम बच्चों ग्लूकोपायरानोस नाम बोलेंगे। और ग्लूकोपायरानोस से पहले हम यहाँ पर अल्फा भी लिख रहे हैं, तो अल्फा का क्या मतलब होता है कि ये अपने पास अल्फा एनोमर की बात हो रही है। और यहां पर अगर हमारे पास जैसे OH ऊपर की साइड, तो मैंने आपको ये पूरी की पूरी ट्रिक समझाई। तो ये OH ऊपर की साइड होने का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो है बीटा वाला स्ट्रक्चर है, तो बीटा ग्लूकोपायरानोस। तो अगर मैं सिर्फ ग्लूकोज बोल रहा हूं तो इट जनरली मींस ओपन चेन स्ट्रक्चर, और अगर मैं ग्लूकोपायरानोस बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, इट स्पेसिफिकली मींस कि मैं साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं ग्लूकोज की, बिकॉज क्या दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। और आप देखोगे हमने बच्चों यहां पर डिस्कस किया था ना कि आपके पास डाइसैकेराइड्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है। तो वहां जो एक्चुअली ग्लूकोज होता है, जो भी सुक्रोज के अंदर है, माल्टोज के अंदर है, लैक्टोज के अंदर है, स्टार्च के अंदर है, सेल्यूलोज के अंदर है, इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपका ग्लूकोज होता है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि हमें समझ में आना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आगे जाके जब हम डाइसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे तो वहां पर अपने को याद रखना पड़ेगा कि किसमें अल्फा ग्लूकोपायरानोस यूज हो रहा है, किसमें बीटा ग्लूकोपायरानोस यूज हो रहा है। दोनों के हमें जो है फंडे एकदम क्लियर होते चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, अब कैपिटल डी कैपिटल एल का क्या फंडा है वो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर ही दिया था कि कैपिटल डी का मतलब होता है कि जो लास्ट कायरल कार्बन होता है ना, फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं जब किसी मॉलिक्यूल का, तो लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH है वो आपके ऐसे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, तो आप उसको कैपिटल डी बोलोगे। उसी के साथ बच्चों ये जो ग्लूकोज होता है ना, इसमें एक और नोटेशन देखो हमने यहां पर अब यूज करी है, और वो है प्लस। आपको क्या समझ में आता है कि ये प्लस क्या होता है? याद करिए स्टीरियो केमिस्ट्री का फंडा। स्टीरियो केमिस्ट्री में बच्चों हम बोलते हैं कि जो भी अपने पास मॉलिक्यूल होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, तो ऐसे जो अपने पास सारे के सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो या तो होते अपने पास प्लस साइन वाले या माइनस साइन वाले। प्लस साइन का क्या मतलब होता था? प्लस साइन का मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल जब लाइट को रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है तो उसके लिए जो नोटेशन होती थी वो प्लस होती है,
या फिर स्मॉल डी होती है ना। और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो उसके लिए क्या नोटेशन होती है, उसके लिए नोटेशन होती है माइनस या स्मॉल एल। तो जो अपने पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बच्चों, जो हमें सब जगह देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया इतनी सारी जगह देखने को मिलता है, वो सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज होते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ जो एक बार जेई के अंदर आ भी चुका है। और वो ट्रिकी क्वेश्चन क्या था कि चलो सबको ये तो पता है कि डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, तो जेई वालों ने ये पूछ लिया कि अब बताओ कि यार एल ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, जेई वालों ने पूछ लिया कि आप ये बता दो कि एल ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ने यहां पर ठीक है काफी गलतियां करी थी, बिकॉज एकदम से सबको स्ट्राइक नहीं होता कि क्या दिक्कत आती है। होता क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स में आप कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात करो तो ये आपके बच्चों क्या होने चाहिए, ये आपके यहां पर इनैंशियोमर्स होने चाहिए। इनैंशियोमर समझते हो ना, मिरर इमेजेस, ये एक्चुअली मिरर इमेज मॉलिक्यूल होने चाहिए। आप किसी मॉलिक्यूल को अगर डी ग्लूकोज बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो कैपिटल डी एक्स वाई जेड, तो इसका जो कैपिटल एल फॉर्म होगा एक्स वाई जेड का, वो क्या होना चाहिए, उसका इनैंशियोमर होना चाहिए। इनैंशियोमर का मतलब मिरर इमेज। अब देखो इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं किस चीज का यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। कि देखो CHO ग्रुप तो मिरर में एज इट इज दिखेगा, पर ये जो कायरल कार्बन है इस पे OH अगर अपने पास राइट हैंड साइड पे है तो ये अपने को कहां दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये OH अपने को कहां दिखेगा, राइट हैंड साइड पे। तो जो मिरर के पास है वो मिरर इमेज में मिरर के पास आता है, बस इतना ही फंडा से लगाना होता है। ये मिरर इमेज में यहाँ पर H पास है तो यहाँ पर H पास में और यहाँ पर OH पास में। यहाँ पर मिरर इमेज में H पास है तो H पास में और OH पास में। अब देखो दिख रहा है किस तरीके से बच्चों हमने कैपिटल एल ग्लूकोज बनाया है। कैपिटल एल ग्लूकोज हमने कैसे क्रिएट कर दिया, देखो यहाँ पर OH आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, लास्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैपिटल एल फॉर्म है। पर इसको मैं कैपिटल एल ग्लूकोज तभी बोलूंगा जब सारे कायरल कार्बन पे इस तरह का क्या हो जाए, मिरर इमेज आप बना दो। ठीक है, फंडा समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जेई के लिए जरूरी है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते है ना। तो ये जो कैपिटल डी कैपिटल एल वाला फंडा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अपने जो फिशर प्रोजेक्शन है उसकी नोटेशन के बेसिस पे बना हुआ है। इस कैपिटल डी कैपिटल एल का ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। एक मॉलिक्यूल अगर मैं बोल रहा हूं जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल मेरे पास कैपिटल डी है, उसके ही फिशर प्रोजेक्शन में OH अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हो तो वो जो आइसोमर होगा मेरे पास कैपिटल एल होगा। अब ये जो कैपिटल डी है वो मेरे पास क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। कैपिटल डी वाला प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और सिमिलरली एल जो है वो भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इस कैपिटल डी का प्लस माइनस से लेना देना नहीं है। प्लस क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। प्लस होगा कि माइनस होगा मॉलिक्यूल, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। कैपिटल डी होगा कैपिटल एल होगा, ये हमें फिशर प्रोजेक्शन से पता लगता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों कि अगर ग्लूकोज के अंदर देखा जाए तो कैपिटल डी स्ट्रक्चर कैसे निकल के आ रहा है, बिकॉज इस कार्बन पे OH पे राइट हैंड साइड पे है। तो आप लास्ट कायरल कार्बन को यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, कहां देख लेते हैं, लास्ट कायरल कार्बन को यहां पर देख लेते हैं कि उस पे OH आपको किस डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एपिमर्स, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि देखिए हमारे पास एक तो एनोमर्स टर्म आती है और एक आती है एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं हमारे पास, एपिमर्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें अगर मल्टीपल कायरल कार्बन हो तो उसमें से किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट हो। जैसे आप देखिए ये जो कार्बन है इस पे OH राइट हैंड साइड पे है, ये ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये जो कार्बन है इस पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे है। आप ध्यान से देखो बाकी किसी कार्बन पे कोई चेंज नहीं हुआ, इस कायरल कार्बन पे कोई चेंज नहीं है,
इस कायरल कार्बन पे कोई चेंज नहीं है, इस कायरल कार्बन पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इस कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? दे आर पेयर्स ऑफ व्हाट? दे आर पेयर्स ऑफ एपिमर्स। दे आर पेयर्स ऑफ एपिमर्स। और ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज है तो ये मॉलिक्यूल मेरा ग्लूकोज नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज नहीं होगा, इसका डिफरेंट नाम है, इसका नाम है गैलेक्टोज। ठीक है इसका नाम क्या है? गैलेक्टोज। तो अगर मल्टीपल कायरल कार्बन हैं और उसमें से किसी एक कार्बन पे आपके पास इस तरह का डिफरेंस आ रहा है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, तो वो मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाता है, उसका नाम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हेमीएसिटल कार्बन पे हो रहा था तो हेमीएसिटल कार्बन पे हमने क्या बोला कि हेमीएसिटल कार्बन पे अगर डिफरेंस हो तो वो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ही था। फंडा क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन जिसके अंदर आपको कनेक्ट करना है कि देखिए सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या बनता है बच्चों। अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दो बनते हैं, है ना। फंडा क्लियर है वाला? फंडा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? बीटा ग्लूकोपायरेनोस बच्चों कौन सा था? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर OH ऊपर की साइड है वो आपके पास क्या था? बीटा स्ट्रक्चर था। बस इस हेमीएसिटल कार्बन को अपने को देखना था। तो देखो ये अपने पास ग्लूकोज के बेसिक फंडे हो गए। अच्छा, वैसे ही कुछ बेसिक फंडे हम फ्रक्टोज के देख लेते हैं, क्योंकि देखो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज बनता है सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे, बस इसकी वजह से थोड़ा बहुत फ्रक्टोज भी अब इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रक्टोज इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। फ्रूट्स में जो स्वीटनेस होती है काफी, वो आपके फ्रक्टोज की वजह से रहती है। अब देखिए जो नेचुरल फ्रक्टोज होता है ना, जो कि आपको सुक्रोज से मिलता है, वो होता है D माइनस फ्रक्टोज। क्या होता है बच्चों? D माइनस फ्रक्टोज। और इसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो याद रखने के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि देखो फ्रक्टोज जो होता है वो C6H12O6 यही हो सकता है, मतलब यही होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। अब ये होता है बच्चों हमारे पास क्या? कीटोस। यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप होता है। अब ये जो अपने पास कीटोनिक ग्रुप होता है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर एक कीटोन सेकंड वाले कार्बन पे अपने पास क्रिएट हो रहा होता है। और अब बाकी का जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना, ध्यान से देखो, बाकी का जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो वही होता है जो हमने ग्लूकोज में पढ़ा था, वही होता है जो ग्लूकोज में पढ़ा था। तो देखो सेकंड पे तो C डबल बॉन्ड हुआ है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर आपको मैं ओरिजिनल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही दिखा देता हूं जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज का हमने पढ़ा था ये C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर हमने बोला था OH राइट हैंड साइड पे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, इन तीन कार्बन को ऑब्जर्व करो। इन तीन कार्बन के लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? ग्लूकोज के अंदर राइट, लेफ्ट, राइट और राइट, ये मैंने बताया था। देखो इस कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे था, इस कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे था, इस कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे था। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो आपके पास पार्ट है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? डिफरेंस कहां है? यहां पर फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडिक है, यहां पर सेकंड कार्बन कीटोनिक है, और फर्स्ट कार्बन CH2OH है, यहां पर सेकंड कार्बन आपके पास एल्कोहलिक है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों अपने पास यहां पर ग्लूकोज वर्सेस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर का कंपैरिजन। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। अब देखिए जिस तरीके से हमने साइक्लिक फॉर्म किसका बनाया था? ग्लूकोज का बनाया था। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे पास हेमीकीटल फॉर्म फ्रक्टोज का भी बनता है। फंडा बच्चों बिल्कुल सेम ही है कि जो अपने पास लास्ट कायरल कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन होता है ना, फ्रक्टोज के अंदर जो अपने पास फिफ्थ कार्बन है, तो वो क्या करेगा? वो इस कीटोनिक ग्रुप पे अटैक कर देगा। वो क्या करेगा? इस कीटोनिक ग्रुप पे बच्चों यहां पर अटैक कर देगा, और कीटोनिक ग्रुप पे अटैक करके हमें क्या देखने को मिलता है कि हेमीकीटल फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए यहां पर इस तरीके से था, है ना, यहां पर इस तरीके से था। ये मैंने आपके सामने अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया। ओपन चेन स्ट्रक्चर में जिस तरीके से मैंने आपको ग्लूकोज में दिखाया था कि देखिए जो फिफ्थ कार्बन का OH है, इसका इस कार्बोनाइल पर अटैक करा दीजिए, फिर यहाँ पर इस कार्बन पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, और फिर इस कार्बन पे इस डबल बॉन्ड का क्या होता है? ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिए बिल्कुल बिल्कुल सेम आपके पास बच्चों
हमारे पास फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अच्छा, अब जो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है बच्चों हमारे पास क्या, दैट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग ओनली। ध्यान से देखो 5 मेंबर्ड होती है, ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही थी, फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग ही बनती है। और ये जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है अपने पास वो फ्यूरान जैसा लगता है। फ्यूरान का मॉलिक्यूल आपको पता है, ये बच्चों फ्यूरान का मॉलिक्यूल है। तो जो अपने पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे फ्यूरान की तरह ही देखने को मिलता है। तो इसलिए फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्रक्टोफ्यूरानोस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बच्चों, फ्रक्टोफ्यूरानोस। और इसके अंदर भी अल्फा बीटा फॉर्म बच्चों हमारे पास डिफाइन है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ग्लूकोज में थे। ठीक है, तो आप उसको स्ट्रक्चर में देख सकते हो। आप देख सकते हो कि जैसे मेरे पास यहां पर ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, अब ध्यान से देखो इस पे आपके पास ये OR ग्रुप लगा हुआ है बच्चों और इस पे OH लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपके पास OR OH लगा होता है वही आपके पास क्या होता है, हेमी एसिटल कार्बन होता है, या इस केस में आप उसको हेमिकीटल बोल सकते हो। सेम ही बात है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा आपके पास ऐसे डिफरेंस नहीं। सपोज मैं इसको बोलता हूँ हेमिकीटल कार्बन, तो देखो ये मेरे पास क्या है, वो हेमिकीटल कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन था। अभी इसमें देखो और क्या अपने को देखने को मिला कि OH नीचे की साइड है। तो हमने पहले भी देखा था कि OH ऐसे नीचे की साइड है तो वो अल्फा फॉर्म होता है, OH अपने पास बच्चों ऐसे ऊपर की साइड होता है तो बीटा फॉर्म होता है ना। और साइक्लिक फॉर्म है तो फ्रक्टोफ्यूरानोस हम इसको बोल रहे हैं। फ्यूरानोस बोलने का मतलब फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म का हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है, ये लाइट को है ना जब रोटेट करता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और यहां पर देखिए फर्स्ट कार्बन बच्चों आपके पास इस तरीके से CH2H की प्रेजेंट है, ठीक है। और देखिए सिक्स्थ कार्बन जो है वो आपके पास ऐसे ऊपर की साइड ही प्रेजेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ग्लूकोज के अंदर बनाया था। तो एक बार जल्दी से हम जैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ इसको अगर मैं कंपेयर करवा दूं आपको, तो आपको ज्यादा यहाँ पर बच्चों फंडा समझ में आएगा। जैसे मैं अल्फा फॉर्म अगर बनाऊं ग्लूकोज का, तो इसमें ऐसे OH जो है मेरे पास कहाँ आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। फिर ये वाला OH जो है वो ऊपर की साइड है, ये OH मेरे पास नीचे की साइड है, ठीक है ना। और ये वाला OH भी मेरे पास कहाँ आ जाता है, ये नीचे की साइड मेरे पास आ जाता है, राइट, क्योंकि ये दोनों मेरे पास सेम साइड आते हैं। तो आप देखो ये मेरे पास अल्फा ग्लूकोज बच्चों बना हुआ है, ठीक है कि नहीं है। आप इसको कंपेयर करो अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोस से, आपको सिमिलैरिटी यहां पर पता लग जाएंगी, किस तरीके से स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है और क्या यहां पर डिससिमिलैरिटी है ना। दोनों ही अपने को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपने क्या है, बहुत ही डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाते हैं। ग्लूकोज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रक्टोज, ठीक है, फंडा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते बच्चों हम यहां पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो होता क्या है कि देखो जहां पर भी आपके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है बच्चों CHO ग्रुप जो होता है वो अपना टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट दे देता है कि नहीं देता है ना। आपको पता है कि यार टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट जो है वो आपका दे देता है, ठीक है। तो जो अपने पास ग्लूकोज होता है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो यार वो तो टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट देगा ही देगा, ये तो आपको समझ में आता ही है। इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये भी देखने को मिलती है कि जो अपने पास फ्रक्टोज होता है जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, तो ये फ्रक्टोज या इसके जैसा कोई भी दूसरा कीटोस जो होता है ना, कोई भी नेचुरल कीटोस होता है, तो वो भी अपने पास यहां पर टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट दे देता है, ठीक है। अभी हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसीटोन की बच्चों, तो एसीटोन जो होता है वो मेरे पास टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, वो मेरे पास फेलिंग्स टेस्ट जो है वो नहीं देगा। तो कीटोन में ऐसी मतलब फ्रक्टोज में ऐसी क्या खास बात है कि ये टेस्ट दे देता है, या इस तरह के और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें ऐसी क्या खास बात है कि वो ये टेस्ट दे देते हैं। तो वो खास बात यही होती है बच्चों कि ये जो C डबल बॉन्ड है ना, इसके साथ आप देखो यहाँ पर ये जो CH2OH है, ये खास बात है। सिर्फ C डबल बॉन्ड नहीं है, C डबल बॉन्डो के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये खास बात होती है। तो होता क्या है कि यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि जब इस फ्रक्टोज को हम बेसिक मीडियम में रखते हैं ना, बेसिक मीडियम में, तो
तो आप जानते हो बच्चों, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट एसेंशियली बेसिक मीडियम के टेस्ट हैं। टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट बेसिक मीडियम के टेस्ट हैं। तो इसको जब बेसिक मीडियम में रखते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो पहला वाला कार्बन है जो अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा वाला कार्बन आपके पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी की चेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये बेसिक मीडियम में हो जाता है। और ये प्रोसेस कौन सी वाली है? दिस इज योर टॉटोमराइजेशन। टॉटोमर्स हमें याद है ना बच्चों, टॉटोमर्स पढ़ रखे हैं, जब आइसोमरिज्म पढ़ते हैं तो टॉटोमर्स पढ़ते हैं। तो दिस इज टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन के थ्रू ये हो जाता है। ठीक है, फंडा क्लियर है? तो जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोस है, ये बच्चों हमारे पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होने की, प्रेजेंट होने की वजह से, या इवन अगर मैं हेमी एसिटल फॉर्म बोलता हूं ना, तो जहां पर बच्चों आपके हेमी एसिटल फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोस, इनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं। ठीक है, मतलब फ्रक्टोस में कीटोनिक ग्रुप है, वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइडिक में। उसी तरीके से अगर मैं साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की बात करूं, तो वो भी बेसिक मीडियम में ओपन अप होके मेरे पास क्या कर देगा, मेरे पास यहां पर जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप बना देगा। तो ये सारे अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट दे देते हैं। और देखिए टॉलेंस फेलिंग्स टेस्ट में होता क्या है, टॉलेंस फेलिंग्स टेस्ट में ये होता है कि जैसे टॉलेंस टेस्ट होता है बच्चों अपने पास इस तरीके का, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। उसमें क्या होता है, अपने पास सिल्वर का डिपोजिशन होता है, और क्या होता है, ये जो अपने पास मॉलिक्यूल होता है जिसमें एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर देखो सिल्वर जो है ना वो अपनी +1 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। सो इसलिए इन शुगर्स को क्या बोला जाता है, इन कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। ऐसी कोई भी शुगर जो कि टॉलेंस या फेलिंग्स टेस्ट बच्चों दे दे, उसको रिड्यूसिंग शुगर जो है बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग शुगर हमें बोला जाता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कोर्स में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, ठीक है, ये हमारे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स हैं। इन सारे केसेस में बच्चों अपना जो सुक्रोज होता है ना, बस ये अकेला एक ऐसा बच्चों डाइसैकेराइड है जो कि क्या नहीं होता, जो कि रिड्यूसिंग नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने के लिए, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ऐसा कौन सा नेचुरल डाइसैकेराइड है जो कि रिड्यूसिंग नहीं होता, वो होता है सुक्रोज। इसके अलावा हमारे जितने भी नेचुरल डाइसैकेराइड्स होते हैं सारे रिड्यूसिंग होते हैं। तो सुक्रोज में ऐसा क्या हो जाता है कि वो रिड्यूसिंग नहीं होता है? तो रीजन ये है कि यार यहां पर ना कोई भी हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता बच्चों। क्या नहीं होता, यहां पर सुक्रोज में हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होता। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर होता है एसिटल ग्रुप। एसिटल क्या होता है, एसिटल होता है ये COR और ये COR। तो आप देखो यहां पर सुक्रोज में ये वाला जो कार्बन है उस पे OR लगा हुआ है, और यहां पर भी OR लगा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन जो है इस पे OR लगा हुआ है, मतलब इस पे यहां पर OR लगा हुआ है और यहां पर भी OR लगा हुआ है। तो एसेंशियली यहां पर सुक्रोज में क्या होता है, कोई भी हेमी एसिटल ग्रुप या एल्डिहाइडिक कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसीलिए हमारे पास ये जो एसिटल होता है, ठीक है, वो बच्चों आपकी बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं होता कि ओपन अप हो जाए। जैसे आप बोलते हो ना कि एसिटल जो है बच्चों वो बेसिक मीडियम में ओपन अप होके एल्डिहाइड बन जाता है, वो यहां नहीं होता। सो दैट्स व्हाई हमारे पास ये रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तन्मय हमारे साथ जुड़ गया है, वेलकम तन्मय, वेलकम राहुल। आई होप फंडा आपको यहां पर बच्चों क्लियर हो रहा हो कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। क्यों फ्रक्टोस अपने पास रिड्यूसिंग है पर सुक्रोज नहीं है, सुक्रोज में ऐसी क्या खास बात है कि ये रिड्यूसिंग नहीं है। तो ये सारे फंडे हमको यहां पर छोटे छोटे पॉइंट समझ में आने चाहिए। ठीक है जी, फंडा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का एक टेस्ट है मॉलिस टेस्ट। इसको आप देख लो जल्दी से क्या होता है। तो जब भी अपने पास कोई मॉलिक्यूल होता है
कार्बोहाइड्रेट का अगर हम उसको अल्फा नेप्थॉल के साथ जो है वो रखते हैं, ठीक है, और वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक वायलेट कलर की रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यही इनके बाद यूट्यूब में लाइव सेशन, अरे लाइव सेशन तो बिल्कुल जो आपके चालू रहेंगे, बिकॉज देखो क्या होता है कि आपका जेई मेन के बाद एडवांस भी तो आता है ना, तो बच्चों को अगर एडवांस का भी पढ़ना होता है तो वो भी है ना यहाँ से काम में आ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना सब कुछ चालू रहने वाला है। तो मॉलिश टेस्ट देखो आप बच्चों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे कि मॉलिश रिएजेंट अल्फा नेप्थॉल से क्या हो रहा है। ठीक है जी, दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पर वायलेट रिंग का फॉर्मेशन, सो दिस इज मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट का रिएजेंट क्या है, अल्फा नेप्थॉल, ठीक है, याद रखने बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, रिड्यूसिंग शुगर इसमें से कौन कौन सी हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी, सुक्रोज अकेला एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर अपने कोर्स में नेचुरली होता है, बाकी जितने भी हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग है। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस कौन सा होगा, ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, जिसमें OH बच्चों अपने को कहां दिखेगा, जो अपने पास सेकंड वाला कार्बन है उसमें OH अगर ऊपर की साइड दिखेगा तो आपके पास वो बीटा फॉर्म हो जाएगा, है ना, यस। चलिए, तो अपने पास बच्चों मोनोसैकेराइड्स की थ्योरी हमने यहां पर कवर कर लिया है। अब आ रहे हैं कि भाई अपने जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनसे जो डाइसैकेराइड्स बनते हैं वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। चलो आगे रखते हैं। तो बच्चों जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ना वो बनते कैसे हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि यार यहाँ पर हेमी एसिटल फॉर्म क्या है, कनेक्ट होते हैं, जैसे ये वाला कार्बन है ना, ये कार्बन अपने पास ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन हेमी एसिटल कार्बन है। अब यहां पर इसका जो OH होता है, और देखो ये है बीटा डी फ्रक्टोस, इसका जो सेकंड कार्बन का OH होता है, ठीक है, तो एक OH ये वाला, ठीक है, ये ग्लूकोज वाला है, और एक OH ये वाला जो कि फ्रक्टोस वाला है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इनमें डिहाइड्रेशन होके कनेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन होके कनेक्ट हो रहे हैं। इस कनेक्शन को हम इस तरीके से शो करते हैं COC। तो जब इस तरीके से दो मोनोसैकेराइड्स के अंदर इस तरीके से बच्चों हमारे पास COC बॉन्ड बनता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बच्चों हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो डाइसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो जैसे ये सुक्रोस है, सुक्रोस बनता है अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, या अगर तुम साइक्लिक फॉर्म को ऐसे बोलना चाहो ग्लूकोपाइरानोस और फ्रक्टोफ्यूरानोस, ये भी बोल सकते हो, इनके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है। क्लियर है वाली बात, ठीक है जी। और सुक्रोज बच्चों अपने पास क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब ग्लूकोज जो है ये बच्चों ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि इसका हाइड्रोलिसिस जब होता है तो क्या होता है, तो अपने पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। मतलब यही जो मॉलिक्यूल है ना सुक्रोज का, तो इसके बारे में हमने क्या डिस्कस करा कि देखो इसके अंदर इस तरह का लिंकेज है COC। मैंने आपको पहले ही बताया कि यार ये अपने पास जो लिंकेज है ना, दिस लुक्स लाइक व्हाट, ईथर लिंकेज है ना, आपको याद होगा COC बच्चों हमने पढ़ा था। और जो भी ईथर होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, एल्कोहल बना देते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो भी होते हैं ना अपने पास स्ट्रक्चर जिसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो आपको वापस से ओरिजिनल एल्कोहल मिल जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है वो अलग हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जो फ्रक्टोज का है वो अलग हो जाएगा। यही हाइड्रोलिसिस है, यही इस केस में अपने पास हाइड्रोलिसिस
होता है। क्लियर है फंडा? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस से अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्यों बनते हैं? अच्छा, एक बात क्या देखने को मिलती है बच्चों कि देखो सुक्रोज का मॉलिक्यूल होता है ना, वो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी किस रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि ये होता है ऑप्टिकल रोटेशन प्लस वाला। बाकी जब ये सुक्रोज का तुम वो लोगे ना सोल्यूशन और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करोगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। पर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल क्रिएट हुए, तो उसमें ग्लूकोज जो बनता है ना वो तो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये तो होता है प्लस, पर फ्रक्टोज जो होता है बच्चों वो होता है माइनस। और होता क्या है कि जो ये फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है, वो मोर देन ग्लूकोज होता है। फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन मोर देन ग्लूकोज होता है। तो होता क्या है कि जैसे पहले अगर सपोज सुक्रोज का सोल्यूशन है, सुक्रोज के सोल्यूशन के थ्रू आपने लाइट पास करी तो आपको दिख रहा है राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। अब आपने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया, अब आपने वापस से लाइट पास करके देखा कि अब कौन सी डायरेक्शन में लाइट रोटेट कर रही है, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रोटेट कर रही होती है। क्या हो रहा होता है? सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रोटेट कर रही होती है, बिकॉज सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे क्या बना? ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना। और फ्रक्टोज क्या होता है? नेगेटिव वाला होता है, एंटी क्लॉकवाइज वाला होता है, और इसका जो रोटेशन है वो ग्लूकोज से ज्यादा होता है। तो इसलिए ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाता है? ओवरऑल सोल्यूशन हमारे पास लेवोरोटेटरी नेगेटिव बन जाता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ना सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को, इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोला जाता है। मतलब पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर करके देखा तो उनको लगा कि यार यहाँ पर ये मतलब सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज जब हम बना रहे हैं तो लाइट का इन्वर्जन हो रहा है। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। तो इसलिए उनका इस प्रोसेस का नाम ही इन्वर्जन ऑफ शुगर रख दिया। और ये जो सोल्यूशन बनता है ना अपने पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, अब देखो ये भी मीठा ही होता है। देखो सुक्रोज भी मीठा होता है, सुक्रोज तो व्हाइट शुगर होती है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें पता है ये भी मीठे होते हैं। अभी क्या दोनों ही शुगर हैं, ठीक है, बट क्या इस प्रोसेस में लाइट का रोटेशन जो है वो ऑपोजिट हो गया। तो इससे अपने को क्या जो है मतलब इससे पहले साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि यार इस जो सोल्यूशन बनाया ना अपने पास, जो प्रोडक्ट का सोल्यूशन है, इसको इन्वर्ट शुगर बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको? इन्वर्ट शुगर बोल देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जो है किस तरीके से बच्चों अपने पास हम ये शो करते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में शो करा जाए तो सुक्रोज C12H22O11 होता है, इससे ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना। फ्रक्टोज जो है वो नेगेटिव है, ये सुक्रोज आपके पास पॉजिटिव वाला है। तो पहले सोल्यूशन से पहले पॉजिटिव, सोल्यूशन के बाद आपके पास जो है नेगेटिव हो गया। सो दिस इज द आइडिया। अब आते हैं माल्टोज के ऊपर। सुक्रोज खत्म कर दिया, वो एक डाइसैकेराइड है। दूसरा है माल्टोज। माल्टोज बच्चों किससे बनता है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। एक जो रिंग है उसका फर्स्ट कार्बन, दूसरी रिंग का फोर्थ कार्बन। ठीक है, इससे अपने को यहां पर मिलता है कंबाइन। अब देखो क्या हुआ, अब हमारे पास एक और चीज में ऑब्जर्व करो, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है अपने पास, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें यहां पर ये OH और यहां पर ये O दिख रहा है। आपको बच्चा दिख रहा है ये कार्बन जो है आपके पास हेमी एसिटल कार्बन है ना? तो ये जो कार्बन है ना हेमी एसिटल कार्बन, ये आप जानते हो कि क्या कर सकता है? टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है ना? ये टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता है? क्योंकि हेमी एसिटल कार्बन टॉलरेंस टेस्ट दे रहा था, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा। तो इसीलिए बच्चों माल्टोज जो है ना वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है, क्योंकि उसका ये वाली जो रिंग है ना, ये वाली रिंग, ये इसमें हेमी एसिटल प्रेजेंट है, ये रिएक्शन दे देती है। ये देखो ये रिंग में नहीं है हेमी एसिटल, यहां पर ये OR है और यहां पर भी ये OR है। तो एक रिंग में एसिटल कार्बन आपको मिल रहा है, दूसरे में हेमी एसिटल मिल रहा है। तो जिस साइड हेमी एसिटल मिल रहा है ना, उस साइड की रिंग आपको क्या दे देगी? टॉलरेंस या फिलिंग स्ट्रेस दे देगी। ये फंडा अपने को समझ में आना चाहिए। बट ओवरऑल क्योंकि टेस्ट मिल ही रहा है तो मॉलिक्यूल को रिड्यूसिंग शुगर बोल दिया जाएगा। फंडा समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अपनी शुगर आती है बच्चों लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनी होती है? लैक्टोज बनी होती है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन हेमी एसिडल कार्बन यहां पर बॉन्ड बना रहा है, तो अब ये गैलेक्टोज का जो कार्बन है वो तो क्या हो गया, वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटल में कन्वर्ट हो गया। जबकि जो ग्लूकोज वाली रिंग है, ग्लूकोज वाली रिंग का कार्बन एज इट इज किस में है? वो तो आपका एसिटल में ही है। तो बस ये फंडा अपने को समझना था। ठीक है, तो अब यहां पर ग्लूकोज की रिंग का हेमी एसिटल जो कार्बन होता है बच्चों, वो आपका क्या रहेगा? वो आपका यहां पर रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगा, मतलब ओवरऑल लैक्टोज को रिड्यूसिंग बना देगा। और लैक्टोज बच्चों अपने को मिलता कहाँ है? जैसे मिल्क के अंदर मिलता है लैक्टोज। ठीक है, यहां पर जो लिंकेज है वो आपको समझ में आ गया, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो ये भी अपने पास फंडा समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो आते हैं स्टडी करने के लिए, दो पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर स्टडी करने के आते हैं। एक होता है अपने स्टार्च, एक होता है सेल्यूलोज। स्टार्च सेल्यूलोज कहां पर होते हैं मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च बच्चों हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो कनेक्टेड होते हैं, और ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं ये होते हैं अपने पास अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज होते हैं, राइट। कौन सा वाला? अल्फा ग्लूकोज, राइट। अब देखो, तो स्टार्च जो है उसके अंदर सारे के सारे अल्फा ग्लूकोज हमारे पास होते हैं, और यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? देखो, ये अपने डाइटरी सोर्स में मिलता है, डाइटरी मतलब खाने में मिलता है, सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, इसमें मिलता है। और ध्यान रखो, स्टार्च जो होता है ना वो बच्चों दो तरह के स्ट्रक्चर से बना होता है। एक होता है अमाइलोस, एक होता है अमाइलोपैक्टिन। स्टार्च के अंदर ही दो तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, अमाइलोस और अमाइलोपैक्टिन। तो अमाइलोस क्या होता है? स्ट्रेट चेन होती है। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह के स्ट्रेट चेन से कनेक्टेड हैं, ये होता है अपने पास अमाइलोस। एंड ये वाटर सॉल्यूबल होता है, और ये 15 से 20% होता है स्टार्च के अंदर। ठीक है, इसका जो आपके पास वो होता है ना, कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे बने हैं? तो 200 से 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे कनेक्टेड है C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ठीक है, तो वो आपके पास होता है अमाइलोस। स्टार्च का बाकी बचा हुआ जो 80 से 85%, इसका मतलब 80 to 85% जो होता है वो होता है अमाइलोपैक्टिन। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये आता है कि देखो, अमाइलोपैक्टिन में आपकी जैसे एक चेन है और ये दूसरी चेन है, इनमें क्या होंगे? लिंकेजेस होंगे। इनमें क्या होंगे? लिंकेजेस होंगे। और कैसे लिंकेजेस होंगे? इस तरह के लिंकेजेस होंगे। कहां है ये लिंकेजेस? ध्यान से देखिए, C1 ऑफ O, एक जो अपनी चेन है उसका फर्स्ट कार्बन, वो दूसरी चेन के 6th कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर अल्फा लिंक और यहां पर आपके पास C6 वाला लिंकेज आ रहा है। तो ये जो C1 से C6 का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ये अमाइलोपैक्टिन में देखने को मिलता है, अमाइलोस वाले पार्ट में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों? आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके पास क्या हो गया? ब्रांच स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से ही बना होता है, बट कौन सा वाला ग्लूकोज? ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। सेल्यूलोज कहां पर परमानेंटली देखने को मिलता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लांट्स के जो सेल वॉल्स होती हैं वहां देखने को मिलता है। यहां जो बच्चों लिंकेजेस होते हैं उसमें आपके पास क्या होता है? फर्स्ट कार्बन से 4th कार्बन का ही कनेक्शन होता है। फर्स्ट कार्बन से 4th कार्बन का ही कनेक्शन यहां पर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में जो एक और अपने पास आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग वहां होती है। बस आपको याद रखना है कि स्टार्च और सेल्यूलोज तो बच्चों कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लांट्स में। अभी जो ग्लाइकोजन होता है ये एनिमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपैक्टिन जैसा ही होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर जैसा मैं बोल रहा हूँ ना। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लिवर, मसल्स और ब्रेन। तो एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं उनके लिवर, ब्रेन, इन सब में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? ये स्टोरेज का काम करता है। ये ग्लूकोज को स्टोर करता है बॉडी में। मतलब ग्लूकोज जब हम खाते हैं ना, खाना खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और जब हमारी बॉडी है ना कुछ मेहनत कर रही होती है, तो अपने को जो ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है वो इस ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के हमारी बॉडी जो है वो यूज करती रहती है। और ये ईस्ट और फंजाई के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो अपने पास फिर आते हैं बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन जिसमें लैक्टोस
किससे बना हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि यार लैक्टोज के अंदर बच्चों एक तो हमारे पास हो जाता है गैलेक्टोज और एक होता है हमारे पास ग्लूकोज, और दोनों ही क्या होते हैं अपने पास, दोनों ही होते हैं अपने बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास लैक्टोज के दो पार्ट्स थे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अपने पास ये था, सब ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अपने, है ना, स्वीट जो होती हैं, जो भी शुगर्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, तो उसके लिए अपने बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं, और जो ये होते हैं प्लांट्स होते हैं उसमें आपको सेल्यूलोस एक्सेट्रा उसके फॉर्म में देखने को मिलते हैं, वुड, फर्नीचर, कॉटन फाइबर। तो फाइबर जो होता है कॉटन, वो भी मैंने आपको बताया था कि उसके फॉर्म में मिलते हैं। अच्छा, फिर अपने पास ये आते हैं जो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ये जो दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे डीएनए और आरएनए में मिलता है। डीएनए आरएनए वाला जब पार्ट पढ़ेंगे ना तो मैं इसको देखो वापस से दिखाऊंगा, तो ये याद रखना कि राइबोस नाम की कोई चीज होती है। तो राइबोस जो होता है ना वो ऐसी शुगर होता है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारे इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है। देखो कितने इंपॉर्टेंट है यार कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। पर कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट अब खत्म हो गया, अब आ रहे हैं प्रोटीन्स के ऊपर। तो ये क्या है, ये इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है प्रोटीन्स को, तो थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं, फिर बाकी का अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ना बच्चों, ये ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा है ये क्या मैंने जो है खिलौना सा क्या बना दिया, बच्चों का खिलौना। तो बच्चों के खिलौना नहीं, एसेंशियली क्या है, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा जैसे बीड होती है ना, बीड आपने बचपन में देखा होगा, ऐसे कुछ लड़कियां लगाती हैं, बीड्स लगाती हैं ऐसे छोटी छोटी, है ना, बालों में लगाते हैं। तो ये जो बीड्स है ना, हर एक बीड आपको एसेंशियली यहाँ पर एक अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करा रखा है। अमीनो एसिड ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हो कि बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं अलग अलग तरीके के। वो जब इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डेड के थ्रू बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं। और हमारी बॉडी में प्रोटीन तो बच्चों आपको पता ही है कि मसल्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, हमें वीकनेस आ जाती है। हाँ, मतलब हम जो है अगर प्रोटीन्स, मतलब हमारी बॉडी में अगर मसल्स नहीं होती हैं तो आपको पता है कि वीकनेस आती है, हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ उठा नहीं सकते हैं, खुद का ही जो है ना वजन नहीं उठा पाते। जैसे बुढ़ापे में यही तो होता है, तुम्हें पता है ना बुढ़ापे में क्या होता है। जैसे जो लोग थोड़ी यंग एज में अपनी बॉडी में मसल्स नहीं बनाते हैं तो बुढ़ापे में क्या होता है उनका, कि बुढ़ापे में फिर उनके वो जो मसल्स नहीं होती हैं तो उसकी वजह से वो खुद का वजन भी नहीं उठा पाते। तो इसलिए जो है क्या करना पड़ता है ऐसे, है ना। जैसे बूढ़े लोग हम देखते हैं ना, काफ़ी सारे जो है, काफ़ी सारे तो ऐसे होते हैं कि यार बहुत आराम से चल लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं कर पाते, तो उनकी बॉडी में मसल्स खत्म हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, प्रोटीन्स का कमाल है। तो प्रोटीन अपने क्या होते हैं बच्चों, बहुत तरीके से अपने खाने के सोर्स में मिलते हैं। जैसे मिल्क वगैरह है, चीज़ है, पल्स है, पीनट्स एक्स्ट्रा, वहाँ से अपने को मिलते हैं। तो हमने क्या बोला कि अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड देखो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट भी है और उसी मॉलिक्यूल में अमीन पार्ट भी है, दैट इज NH2 पार्ट भी है। तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल में, ऐसे मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड बोला जाता है। अब होता क्या है, जैसे आपको पता है बच्चों कि IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो अपने पास हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है ना। तो ये COH ग्रुप अपने पास हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है। क्या होता है कि इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपने पास इस तरीके से है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को आपको याद होगा, काफी जगह हम इसको पढ़ते हैं कि इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन पे अपने पास यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, सो दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड। उसी तरीके से बीटा, गामा, इस तरह के अमीनो एसिड भी हो सकते हैं जहां पर NH2 जो है वो इसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर लगा हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर हो सकता है। चलो आगे बढ़ते। अब जो क्या होता है कि अमीनो एसिड आपको याद करने हैं कि यार 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। अब क्या होता है, ये इनको इस टेबल को याद करना थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, बट आपको याद रखना होता है। कि होता क्या है कि यहाँ पर हमने जो R ग्रुप देखा ना, ये R ग्रुप अलग अलग हो सकता है। ये R ग्रुप ही अपने को याद रखना होता है कि 20 तरीके से आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। जैसे अगर R सिर्फ H हो, R जो मैंने आपको दिखाया अगर वो सिर्फ H हो तो उस अमीनो एसिड को हम ग्लाइसिन बोलते हैं।
वो सबसे छोटा अमीनो एसिड हमारे पास होता है। पर वो R अगर CH3 हो तो फिर वो एलानिन होता है। अभी क्या होता है कि आपके पास 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, तो क्या होता है इनको आराम से लिखने के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे 3 लेटर सिंबल भी बनाए गए हैं बच्चों, और उसी के साथ इनके 1 लेटर कोड भी बनाए गए हैं। तो ये अपने को क्या करने पड़ते हैं कि ये सब अपने को याद करना पड़ता है कि यार 3 लेटर है ना, जो कम से कम 3 लेटर तो आपको याद होना ही चाहिए। अब देखो पहले 10 दिखाए थे मैंने, ये बाकी के 10 हैं आपके पास। अच्छा ध्यान रखना है इसमें कुछ कुछ बच्चों स्टार मार्क कर रखे हैं, तो वो स्टार मार्क वाले एसेंशियल हैं और बाकी आपके पास नॉन एसेंशियल हैं। अभी एसेंशियल नॉन एसेंशियल का क्या मतलब होता है इसको देख लेते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि अपने पास अमीनो एसिड्स में है ना, कुछ अपने पास ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, सेकंड यहाँ पर दिखा देता हूँ है ना, हाँ कुछ ऐसे अपने पास अमीनो एसिड्स होते हैं बच्चों जो अपनी बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर लेती है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल बोलते हैं। ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि हमारी खुद की बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती उसको हम एसेंशियल बोलते हैं। तो एसेंशियल वाले जो होते हैं उनको हमें खाने में खाना पड़ता है, मतलब हमें खाने के थ्रू बॉडी में लेने पड़ते हैं, तो ये हमारी बॉडी में वो आएंगे, अदरवाइज वो आएंगे नहीं हमारी बॉडी में। तो देखो नॉन एसेंशियल वाले ये एग्जांपल हैं, एलानिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पारिजीन। और एसेंशियल वाले अपने पास ये वाले हैं, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। इनका ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ इनकी रीजनिंग नहीं है, ठीक है, कि ये ऐसा एसेंशियल होगा, नॉन एसेंशियल होगा। बस आपको जो है डायरेक्टली रटने वाले फैक्ट्स हैं, आपको डायरेक्टली रटने हैं। अच्छा और क्या देखने को मिलता है बच्चों कि हमारे पास अमीनो एसिड्स के अंदर कभी कभी क्या होता है, जैसे एक से ज्यादा COH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा COH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको एसिडिक अमीनो एसिड बोल देते हैं। एक से ज्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बेसिक अमीनो एसिड बोल देते हैं। और अगर इक्वल अमाउंट ऑफ NH2 और COH है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड बोल देते हैं। ठीक है जी, वनडे क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि बीटा अमीनो एसिड बता दो इसमें से कौन सा है। तो अल्फा बीटा का फंडा मैंने आपको क्या बताया था कि COH ग्रुप जो है वो सबसे हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे NH2 लगाए तो ये अल्फा है, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले कार्बन पे लगाए तो ये बीटा है, COH के नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे लगाए तो बीटा है। सो दैट्स व्हाई बच्चों हमारे पास ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ये अपने पास बीटा अमीनो एसिड्स के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी पे आते हैं। अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी देखी जाए तो बच्चों ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं ना तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आप देखो आपको ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, कोवेलेंटली बॉन्डेड दिख रहा है ना, जैसे नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अभी नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो अपने को ज्यादा देखने को मिलते नहीं है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो होता है ये क्रिस्टलाइन भी होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। तो एक्चुअली जब ये सॉलिड फॉर्म में हम देखते हैं ना बच्चों अमीनो एसिड को, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इनके अंदर होती है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में अपने को देखने को मिलते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ऐसा क्या होता है इनके स्ट्रक्चर में, इसको अभी हम देखते हैं। और ध्यान से देखो ये पानी में सॉल्युबल भी होते हैं, पानी में सॉल्युबल भी होते हैं। तो ऐसा क्या खास बात है इनके सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो जो है बच्चों हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तो होता क्या है कि यार ये जो अमीनो एसिड है ना, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है बच्चों कि जो अमीन पार्ट है वो हमें पता है कि बेसिक होता है। ये तो हमें पता ही है कि ऑर्गेनिक में जब हम बात करते हैं बेसिस की तो प्राइमरीली हम अमीन्स की बात कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है तो वो बेसिक होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है ही, ये तो हमें पता ही है। तो इंटरेस्टिंग बात हमें क्या देखने को मिलती है, इसको मैं वापस आगे टच करूंगा कि ये जो H होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब जो एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, इतना तो हमें पता ही है। एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो देखो ये वाला एसिडिक पार्ट और ये बेसिक पार्ट इस मॉलिक्यूल के अंदर, क्या ये इस तरीके से रिएक्ट करके अपने को ऐसा स्ट्रक्चर दे सकते हैं बच्चों कि देखिए यहां से H हट गया और ये इस नाइट्रोजन पे चला गया और वहां NH3+ बन गया। तो ये एक्चुअल रियलिटी में होता है कि इस मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक और
जो बेसिक अमीन पार्ट होते हैं ये एक्चुअली रिएक्ट कर जाते हैं और आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर आयन जो है वो क्रिएट करके देते हैं। ये जो आयन होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये ज्विटर आयन कहलाता है। और ये देखो आप सॉल्ट की तरह आपको दिख रहा होगा। सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों? ऐसे अपने पास स्ट्रक्चर जिसमें एक कैटायन हो कैनायन हो। अब इस मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में कैटायन भी है एनायन भी है, तो एक्चुअली ये सॉल्ट जैसा बिहेवियर शो करते हैं। सॉल्ट का क्या बिहेवियर होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों? ये 3 तरह के अमीनो एसिड हमने पहले भी डिस्कस करे। एसिडिक अमीनो एसिड है ना। अब एसिडिक अमीनो एसिड के हमने ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये 2 अपने को स्ट्रक्चर बच्चों याद रखने हैं। ये अपने पास एस्पार्टिक एसिड होता है, ये ग्लूटामिक एसिड होता है, ये एसिडिक है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा COH ग्रुप प्रेजेंट है। बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो जैसे आर्जिनिन है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन है ये, दिस इज वन ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज एक से ज्यादा NH2 ग्रुप अपने प्रेजेंट है। ग्लाइसिन की बात करें तो ये न्यूट्रल है। एलेनिन की बात करें तो न्यूट्रल है बिकॉज NH2 ग्रुप और COH ग्रुप ये क्या है अपने पास? सेम अमाउंट में। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है अपने पास कि एसिडिक अमीनो एसिड बता दो, तो आई होप आपको अभी तक फंडा समझ में आ गया है कि एक से ज्यादा COH ग्रुप अगर है तो एसिडिक होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ COH और NH2 है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको बोला था ना कि अमीनो एसिड सॉल्ट्स के फॉर्म में रहते हैं जिसमें कैटायन और एनायनिक पार्ट दोनों होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें कैटायनिक एनायनिक पार्ट दोनों होते हैं उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। देखो ज्विटर आयन NH3+ और CO-, एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव पार्ट भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स हमें ज्विटर आयनिक फॉर्म में जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, फंडा क्लियर है वाला? चलो, सो जो ज्विटर आयन होता है बच्चों वो एसिडिक सोल्यूशन में क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स प्रोटोन। ठीक है, आयन एक्सेप्ट्स प्रोटोन एग्जिस्ट इन कैटायनिक फॉर्म। इन बेसिक मीडियम इट डोनेट्स द प्रोटोन एंड एग्जिस्ट इन एनायनिक फॉर्म। ठीक है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बच्चों हमारे पास एक ऐसा pH का पॉइंट होता है जहां पर हमारे पास ज्विटर आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम देखने को मिलती है सोल्यूशन में। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ज्विटर आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है सोल्यूशन के अंदर। चलिए, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड देखी जाए तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये कार्बन कायरल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिल सकते हैं? ये आपको वो मिल सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मिल सकते हैं। ध्यान रखना बस एक ग्लाइसिन ही ऐसा अपने पास एक्सेप्शन होता है। ग्लाइसिन बच्चों हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है जो कि क्या नहीं होता है? जो कि इनएक्टिव होता है। बाकी सारे के सारे अपने को क्या देखने को मिलते हैं? एक्टिव देखने को मिलते हैं। और रीजनिंग आपको यहां पर समझ में आ रही होगी। ठीक है, और देखो यहां पर ये L कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, कैपिटल L याद है ना कि लास्ट कायरल कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ है अगर वो लेफ्ट साइड हो तो वो कैपिटल L, जैसे हमने ग्लूकोज में डिस्कस करा था। तो यहां पर NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए अपने पास क्या ये कैपिटल L के उसमें आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों? प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखो जैसे 2 अमीनो एसिड है, अभी 2 अमीनो एसिड क्या कर सकते हैं बच्चों? रिएक्ट कर सकते हैं। कोई भी 2 अमीनो एसिड हमारे पास रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज देखो अमीनो एसिड में जो अमीन पार्ट है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है, तो अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों कौन सी रिएक्शन हो सकती है? आपको याद है? आपको याद होना चाहिए कि एक अमीन ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जब रिएक्ट करता है तो इट कैन फॉर्म अमाइड। इट कैन फॉर्म व्हाट? इट कैन फॉर्म अमाइड। तो ध्यान से देखो, ये COH और ये NH2 ये क्या कर रहे हैं? ये अमाइड बना देते हैं, CONH। ठीक है, ये बना देते हैं, देखो CONH। तो कोई भी 2 अमीनो एसिड बच्चों अपने पास रिएक्ट करके इस तरह के अमाइड लिंकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और यही अमाइड लिंकेजेस के होने की वजह से आपके प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोटीन्स की डेफिनेशन क्या दी थी? मैंने आपको बोला था प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब था कि बहुत सारे अमीनो एसिड
अपने कोवेलेंट बॉन्डेड होंगे एक प्रोटीन का वो बनाने के लिए, एक प्रोटीन का जो है आपके पास मॉलिक्यूल क्रिएट करने के लिए। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये अल्फा अमीनो एसिड बच्चों का पॉलीमर कैसे बन रहा है, इस तरीके से अमाइड लिंकेजेस के थ्रू। अब देखो ये तो दो मेरे पास हैं, तो इन्होंने एक अमाइड बनाया। अब जैसे मैंने एक और यहां पर अमीनो एसिड डाला, तो देखो वो SNH2 के साथ जो है वो बना सकता है अमाइड। ये जो COH है ये मेरे पास यहां पर एक और अमीनो एसिड के साथ क्या बना सकता है, अमाइड। ठीक है, क्लियर है वाली बात। चलो नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ द पेप्टाइड। तो नेमिंग अपने पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एन टर्मिनल से स्टार्ट होती है और हम उसको जो है बिहेवियर जो अपने पास ये होते हैं एब्रिवेशन, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये है ग्लाइसिन और देखिए ये है एलेनिन। तो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक पार्ट और एलेनिन का अमीन पार्ट, इन दोनों ने रिएक्ट करा और अमाइड बनाया। अब इसका नाम हम कैसे लिख रहे हैं, इसका नाम हम ऐसे लिख रहे हैं कि ये जो एन टर्मिनल है, ये नाइट्रोजन वाला जो टर्मिनल है, एंड है, वो अपने पास ग्लाइसिन है और ये अपने पास एलेनिन है, तो ग्लाइएला। ठीक है, ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड होता है ग्लाइ, एलेनिन का होता है एला, तो ग्लाइ डैश एला। ये हमें बताता है कि एन टर्मिनल ग्लाइसिन का है, फिर अमाइड लिंकेजेज है, फिर आपके पास एलेनिन है, एलेनिन का जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल, वो फ्री होगा, है ना, उसका सी टर्मिनल अपने पास क्या होने वाला है, फ्री होने वाला है। ठीक है भाई, चलो क्लियर है। तो अब देखिए अपने पास दो अमीनो एसिड इस तरीके से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक डाइपेप्टाइड कहलाएगा। ठीक है, 3 अमीनो एसिड इस तरीके से कंबाइंड होते हैं तो ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा, 4 अमीनो एसिड कंबाइंड होते हैं तो टेट्रापेप्टाइड कहलाएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स है ना, आपके पास 500,000 अमीनो एसिड इस तरीके से रिएक्ट करके एक बड़ी सी चेन बना रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चों पॉलीपेप्टाइड। देखो जैसे एक ग्लाइसिन दूसरे ग्लाइसिन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इस तरह का ट्राइपेप्टाइड बनाएगा। ठीक है, अगर यही मेरे पास ट्राइपेप्टाइड एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए, एक और अमीनो एसिड से, तो वो टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा। इस तरीके से हजारों अमीनो एसिड एक साथ जो है चेन में लिंक्ड हो तो वो मेरे पास पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वही मेरे पास एसेंशियली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स का बच्चों आज हमने थोड़ा पार्ट कवर करा है, इसका बाकी का पार्ट बचा हुआ है वो सेकंड पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में आपके लिए लेके आऊंगा। आज हमने जो भी करा है कम से कम उसके लिए आप एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इतने सारे फंडे जो मैंने छोटे छोटे बताए वो याद हो जाए, बिकॉज याद करना बायोमोलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक को याद करने के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि यार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है, वरना याद नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको जो है आज का लेक्चर पूरा क्लियर है। सेकंड वाला जो इसका पार्ट है उसके लिए जो है रेडी रहिएगा, तब आपके पास सेकंड पार्ट में हम बाकी का प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो है डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर अनुपम गुप्ता AG सिल्वर सर साइनिंग ऑफ नाउ। बाय एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.